मित्रों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर। आज हमारी जो हम एक मार्ग पे चले थे, उसमें के दो पड़ाव हो गए हैं। राशि चक्र का विश्लेषण सहसा किस तरह से करना शुरू करना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले दो उसके पड़ाव पार कर लिए। इस मार्ग के ये तीसरा और आखिरी पड़ाव है। इसका उद्देश्य यह है कि अब तक हमने ग्रह भाव वगैरह के बारे में जाना है, पर इनका प्रयोग कैसा करना। जो हमें राशि चक्र प्राप्त होते हैं उन्हें मैं जीवित राशि चक्र कहता हूँ। इसका अर्थ ऐसा है ये जीवित का कि हम किताबों में जो देखते हैं, जिसे एग्जाम्पल चार्ट बोलते हैं, है ना, प्रयोगात्मक एक हमें दिया जाता है कि भाई इस प्रकार का यदि राशि चक्र हो तो इसके ऐसे 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 परिणाम होंगे। परंतु ऐसा राशि चक्र हमें प्रत्यक्ष हमारे जीवन में जब हम किसी को सलाह देना चलोगे तो उसी के समान तो आएगा नहीं। हम योग वगैरह भी जब आगे देखेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि बिल्कुल उसी के तरह के योग तो रहेंगे नहीं। ये नैसर्गिक है, क्योंकि हर आदमी का राशि चक्र अलग है। उस वजह से हर एक का विचार का तरीका अलग है, विचार पे उसकी प्रतिक्रिया अलग है, और उसके कार्य अलग होने से नैसर्गिक है कि उसके फल भी अलग रहते हैं, है ना। तो पहले ये दिमाग में प्रश्न आता है हमारे मस्तिष्क में कि हमने ये सब जान लिया। आगे हम विंशोत्तरी दशा आदि देखेंगे तो एक भाव दूसरे भाव में रहने के बाद क्या होता है इसे भी हम देखेंगे। तो ये सब तो हमें मालूमात हो गई। अब हमें कंठस्थ भी हो गया, कुछ लोग कंठस्थ करते हैं, तो मेरे उम्र में तो वो कठिन होता है, परंतु शीर्षस्थ रहता है तो थोड़ा याद रहता है कहाँ है करके। तो परंतु जब हम किसी ने अजनबी ने हमें एक राशि चक्र दिया जो कि तकलीफ में है, क्योंकि तकलीफ में जो भी है उसे मदद करना ये प्रथम कर्तव्य है। ज्योतिष का दक्षिणा रहे न रहे, दक्षिणा की चिंता न करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हर एक का अलग अलग विचार रह सकता है। तो होता यह है कि हमें समझता नहीं है, क्योंकि वहां तो ऐसा बोला है कि हंस महापुरुष योग है, परंतु उसके साथ कोई ग्रह आ गया है। ये महाराजा योग है, परंतु इसमें और एक ग्रह ज्यादा का आ गए, और एक ग्रह की उस पर दृष्टि आ गई, तो भाई इसके फल तो भिन्न नैसर्गिक रहेंगे। इसलिए हम जब बड़े हमारे ज्ञान के क्या कहें उसे प्रभाव में या उसका हमें जो गर्व होता है उसमें हम बताते हैं ऐसा ऐसा होगा, और वो बोलता है ये इस टाइप का तो कुछ हो नहीं रहा है। तो नैसर्गिक है कि जो भी ज्योतिषी है वो थोड़ा संभ्रम में भी पड़ता है, उसका अपने शास्त्र पर से भी या खुद पर से विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। ये न हो, इसीलिए मैंने ऐसा तय किया कि ये पहले के हमारे जो संभाषण है इसके बाद में इस पड़ाव पे अभी भाव में भाव आदि आने के, तो उस वक्त हम राशि चक्र विश्लेषण किस प्रकार से करना चाहिए या मैं सहसा कैसा करता हूँ ये आपको समझाऊँ। मैं कुछ लिख के तो रखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं कि अंग्रेजी में मैंने क्या भाषण दिया है, परंतु मुझे जो भी लगता है वही मैं बोलते रहता हूँ। तो दो तो मार्ग हो गए हैं, तो दो पड़ाव मार्ग के हो गए, अभी तीसरा पड़ाव है। तो हमने क्या देखा है कि लग्न का क्या महत्व है, ये हमने समझ लिया है। लग्न क्यों, हमें किस तरह से लग्न निश्चित करना चाहिए ये भी हमने समझ लिया है पहले, क्योंकि उसी के परिप्रेक्ष्य में भाव है। स्वयं लग्न छोड़कर जो तनु भाव है, बाकी जो भाव है ये उस जातक के दृष्टिकोण से है, उसके जो भी परिणाम है इसे ख्याल में रखिए। लग्न भाव क्योंकि मैं खुद को देख नहीं सकता, मेरे स्वभाव को मैं पूरे तरह से समझ नहीं सकता इतने अच्छे ढंग से, जितने अच्छे ढंग से जो मुझे देखता है, जिससे मेरा व्यवहार होता है, मेरा संबंध आता है, उसका जो मत है वो ज़्यादा महत्व का है। इसलिए इनमें थोड़ा सूक्ष्म भेद है, परंतु ये सब हमारे ही परिप्रेक्ष्य से है। ऐसे तो हमने प्रामाणिकता से हमारा विश्लेषण किया तो हमें हमारा व्यक्तित्व भी मालूम रहता है, परंतु सहसा कोई भी प्राणी, मनुष्य प्राणी खासकर, खुद के दोषों को देखना पसंद नहीं करता, या वो है ये मानना भी पसंद नहीं करता। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लग्न छोड़कर बाकी जो भाव है ये जातक के परिप्रेक्ष्य में उनका जो भी वो समझ रहा है वो दिखाते हैं। इसे हमने पहले समझ लेना चाहिए, और इसीलिए पहले हम लग्न को निश्चित कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि ये सब कहाँ रहेगा, इस प्रकार के जो भी
इसे लग रहा है, समझो तृतीय भाव में क्रूर ग्रह बैठा है और इसे ऐसा लगता है कि मेरा छोटा भाई मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है ना, या माता मेरे पे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा चतुर्थ में दिख रहा है ना? तो ये इसका मानना है। क्या ये सब जगह उसे कोई इसी तरह से महसूस होगा? शायद नहीं। ये वो जातक जिस जगह पर उसका जन्म हुआ है उस भौगोलिक स्थिति में उसे इस प्रकार का महसूस होगा। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह वो पराक्रमी भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी हमें मालूम है ना। या क्रूर ग्रह रहे तो हो सकता है संभवतः उसके कंधे को कोई तकलीफ भी हो सकती है, ये भी संभव है, तो हमें संभावना मालूम है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो अपने जन्मस्थल में जो बहुत ज़्यादा उनको यश प्राप्त नहीं होता, वो कहीं दूर जाके उनको उससे भी ज़्यादा यश प्राप्त होते हुए नजर आता है। उसका रहस्य यहीं पर है ना। जिस जगह हम जन्म किया हमारा हुआ है, इसीलिए माता के बारे में हमारा जो मन है वो वैसा इसलिए रहता है कि वो माता वैसी ही है, उसका हमारे से व्यवहार भी वैसा है, परंतु हमारा उससे व्यवहार जो है वो माता को हम क्या समझते हैं इस पर निर्भर होगा। तो कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता से अच्छे ढंग से बात नहीं करता था जबकि वो अपने खुद की जन्मस्थली में था, वो बाहर जाने के बाद में आजकल तो आपको मालूम है कि इंटरनेट की वजह से स्काइप पे है, व्हाट्सएप पे, इस पे एक दूसरे से बात कर, ये घंटों से बात करते रहता है। माँ बोलती मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, यहाँ रहता है तो बात नहीं करता था, और वहाँ है तो आधा आधा घंटा रोज बात करता है। तो इस प्रकार का फर्क उसके स्वभाव में हो सकता है, क्योंकि उसने माता को उसके पास न रहने का दुख दे दिया है। वो माता को भी नहीं समझ रहा, उसको भी नहीं समझ रहा है। इसे ये मैं मेरे प्रकार से उसको आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। विद्वान तो हैं ही आप, तभी तो ज्योतिष के पीछे आए। तो हमें ये भी मालूम हो गया कि नवम भाव पंचम भाव का क्या महत्व है। पंचम भाव ये हमें जो अनुभव आते हैं, हमें जो ज़्यादा का शिक्षण है वो तो है ही, परंतु जो हम अनुभव लेते हैं उससे जो हम सीख लेते हैं इसका भाव है। नवम भाव ये हमारे कर्तव्यों का जो बोध कराता है वो भाव है, उसे धर्म भाव तो बोलते हैं, पर धारयति इति धर्मः इस उक्ति के अनुसार वो जो धारण करने के योग्य है, यानी जो करना उचित है उसका भाव है। इसे भी आप समझ लीजिए। धर्म भी अपने धर्म पे श्रद्धा रहना भी उचित ही है, इसलिए उसको हम धर्म भाव भी कहते हैं यानी। परंतु रिलीजन इस प्रकार से धर्म को देखने की प्रवृत्ति नहीं थी हमारे पूर्वजों की, और इसीलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि वराह मिहिर जी ने कहा है कि म्लेच्छ भी यदि ज्योतिषी अच्छा हो गया, उसका सब चाल चलन ठीक होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, तो उसको भी पूजा जाता है ना। तो धर्म का संबंध ऐसा नहीं था। और म्लेच्छ का अर्थ भी हम तो लेते हैं कि म्लेच्छ का अर्थ फलाने धर्म का या उस धर्म का नहीं, वो हमारे संस्कृति से बहुत भिन्न जो है उसी में म्लेच्छ कहते थे। संस्कृत थोड़ा सा आप उसका शब्दकोश पढ़ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कि उसके अनेक अर्थ हैं एक ही शब्द के। तो क्योंकि जब ये शास्त्र लिखा गया तो बाकी के धर्म ही नहीं थे, तो नैसर्गिक है कि उसमें फलाना धर्म ऐसा लिखा होगा नहीं, इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने उसे लिखा भी नहीं। तो अब प्रश्न ये आता है कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, ग्रह अपने भाव स्थिति से उस भाव पे कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं, ये हमें पता है। हमें पाप और शुभ ग्रह ये भी मालूम है, परंतु क्या पाप ग्रह हर वक्त बुरे ही फल देते हैं, क्या शुभ ग्रह हर वक्त अच्छे ही फल देते हैं, इसे भी हमें सोचना जरूरी। ये उनके स्थिति वश और भावाधिपत्य के वश रहता है, इसे हमने पहले समझ लेना चाहिए। ऐसा तो हमने इन्हीं चीज़ों पे अभी तक बात की है। और हमें ये भी मालूम है कि 9 ग्रहों में 7 ग्रह तो पाप ग्रह ही माने गए। उसमें का अर्थात सूर्य को क्रूर बोलते हैं, पर उसे भी अंग्रेजी में मैलेफिक ही कहा जाता है। कभी कभी ज्योतिष में भी उसे पाप ग्रह कहा जाता है। और चंद्र और बुध जो है ये कभी पाप रहते हैं कभी शुभ रहते हैं, तो ये भी काफ़ी
वक्त पापी रहते। तो इतने अच्छे लोग पैदा नहीं होते यदि कुंडली में 9 में से 7 ग्रह यदि खराब ही है और उनके यदि परिणाम ही खराब है, ऐसा हम यदि माने, या उनके परिणाम पापों परिणाम ही रहते, तो अच्छे लोग तो दिखाई नहीं देते, ऐसा तो होता नहीं। तो इसे पहले समझ लीजिएगा, वो अपने स्थितिवश, अपने भावाधिपत्यवश अपने फल देते हैं। ये पहली चीज होगी। अब ये भावाधिपत्य में क्या होता है कि ग्रह जो है, ये पाप ग्रह कई बार आपको शुभ दिखेगा, कभी शुभ ग्रह पाप दिखेगा। इसका कारण कि यदि वो शुभ ग्रह का स्वामी है तो उसे शुभ भावाधिपति हम कहेंगे, है ना। तो इसका फल कहाँ प्राप्त होगा? तो किस भाव में बैठा है उस भाव से तो प्राप्त होगा ही, परंतु ये शुभ और जो अशुभ हम बोलते हैं, ये फल विंशोत्तरी दशा में या कोई भी दशा में आपको ज़्यादा इसमें उसके प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। इसे हम तात्कालिक शक्ति कह सकते हैं। उनका नैसर्गिक स्वभाव तो है ही, जिसे हम शुभ ग्रह पाप ग्रह कहते हैं, उनका तात्कालिक भी स्वभाव, ये तात्कालिक स्वभाव उनके भावाधिपत्य से उन्हें प्राप्त होता है। इसका परिणाम हमें उसके दशाओं के समय में अच्छे परिणाम आएंगे या बुरे आएंगे, इस विषय में उसका संबंध आता है। इसे न भूलिए, क्योंकि बहुत बार मैं भी जब तरुण था तब ऐसी गलतियां करता था, तो गलती हमारी मानने में कोई हरकत नहीं। और इसी मैं मेरे अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये सहज हो जाए शास्त्र जो है वो। तो इसके बाद क्या है, कुछ ग्रहों के कुछ और स्वभाव है। तो हमने पहले ये जाना कि राशि चक्र में जो ग्रह बैठे हैं वो तो अपने परिणाम अपने स्वभाव अनुरूप देते हैं, उनके परिस्थिति से अनुरूप देते हैं। कहाँ देंगे? जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ पर वो अपना प्रभाव डालते हैं। कहाँ प्रभाव डालेंगे? तो वो जहाँ पर भी अपनी दृष्टि उनकी रहेगी वहाँ उनका प्रभाव रहेगा, जहाँ वो स्थिति रहेगी वहाँ पर भी उनका प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पाप ग्रह कुछ न कुछ पाप फल देंगे, शुभ ग्रह कुछ न कुछ शुभ फल देंगे। क्या ये पाप फल देंगे यानी जातक को तकलीफ होगी? नहीं, जरूरत नहीं। फिर से मैंने बोला स्थितिवश है, क्योंकि 3, 6, 11 में, तीसरे, छठवें और 11वें भाव में पाप ग्रह अच्छे माने गए, क्योंकि वो हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं आदि उसके कारण है। वो तो भावों के हमने जब वो संभाषण सुने होंगे तो उसमें उसका मैंने विश्लेषण किया हुआ है, क्यों उन्हें माना जाता है। अर्थात शुभ ग्रह वहाँ उतने अच्छे नहीं माने गए। तृतीय भाव में शुभ ग्रह होंगे तो कातर कहते हैं, उसको डरपोक कहते हैं। डरपोक का मतलब उसे इच्छा नहीं रहती कि किसी को, अपने प्रतिस्पर्धी को किसी भी मार्ग से हम उसका पराभव करें, ऐसी इच्छा नहीं रहती। वो धर्म के मार्ग से करना चाहता है, इसलिए वो कलियुग में नैसर्गिक है कि वो उतना क्या कहते हैं, प्रगति नहीं कर सकता जितनी हम चाहते हैं या जो समझते हैं। इसके बाद फिर गोचर आता है। गोचर में ऐसा कहा गया है कि क्रूर ग्रह जिस भाव में जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ अपने क्रौर्य का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ देखते हैं वहाँ पर भी वो अपने क्रौर्य का कुछ न कुछ प्रमाण में प्रदर्शन करेंगे। अब वो प्रदर्शन अच्छा होगा या बुरा होगा ये वो भाव पे निर्भर है। समझो कोई आपके न्यायपालिका में कुछ मुकदमा चल रहा है और फिर क्रूर ग्रह उसमें देखना चालू किया षष्ठ भाव पे, तो हो सकता है कि ये मुकदमा में जो आपका प्रतिस्पर्धी है वो हार जाए और आप जीत जाए। या शुभ ग्रह आता है तो ये चलते ही रहे, तो इसे भी हमें समझना है। तो हमने देखा नैसर्गिक कुंडली, उसमें प्रभाव अलग प्रकार से, गोचर में अलग प्रकार से। कैसा वो मैं ये तो अभी इतना ही बताया क्योंकि ये तो नैसर्गिक कुंडली को भी लागू होता है, परंतु और भी कुछ बताऊंगा, उसे ध्यान में रखिए। और दशा, इनमें ये ही ग्रह अलग अलग प्रकार के हमारे खुद के परिणाम देते हैं। अब इसमें क्या ख्याल में रखना है, तो जब हम जन्म कुंडली की बात करें, जन्मस्थ ग्रहों की जब बात करते हैं, तो देखिए शनि जो है उसको ऐसा कहा गया है, विप्रतम शनि स्फुत कहा गया है। क्रूरा महाक्रूरा, शुभा महाशुभा और विप्रतम शनि स्फुत। शनि जब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो वो अच्छे फल देता है। कहाँ देता है? वो जहाँ स्थित होता है वहाँ देता है, इसे ख्याल में रखिए। और यदि वो क्षीण है तो वो अच्छे फल नहीं देता। कहाँ नहीं देता? फिर से जहाँ वो स्थित है वहाँ नहीं देता। उसकी दृष्टि तो विषमय ही बोली गई है,
तो उसको बुरे अर्थ में मत लीजिए। कई बार उसकी विषमय दृष्टि अच्छी रहती है, आपके षष्ठ पे देखता होगा तो आपका शत्रु पराभव को प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए वो ध्यान में रखते रहना है हमें कि क्या हो सकता है। अष्टम में देखते होगा तो संभवतः हो सकता है कि कुछ सांस के संबंधित बीमारी भी रह सकती है, आपको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसा भी षष्ठ पे भी देखेगा तो करेगा। वहां सहसा उसकी स्थिति से ज्यादा कर सकता है। तो और गुरु जो है जिस स्थान में है उसको कुछ न कुछ प्रमाण में क्षति पहुंचाता है और उसकी दृष्टि अच्छी रहती है। ये हो गया हमारे जन्म राशि चक्र की स्थिति। ये थोड़ी परिवर्तित हो जाती है जब हम गोचर देखते हैं। गोचर में ऐसा कहा है, शनि जहां जहां भी जाएगा उस भाव को कुछ न कुछ क्षति पहुंचाएगा, जहां देखेगा वहां पर भी क्षति पहुंचाएगा। गुरु जिस भी भाव से जाएगा वहां पे उसको शुभ परिणाम ही देगा, जहां देखेगा वहां के भी परिणाम शुभ देगा। तो हमने देखा कि ये ग्रह जन्म राशि चक्र में जब हम इनका अर्थ समझने जाते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत है। उनकी दृष्टियां तो दोनों जगह सिर्फ ही है, पर उनकी जो स्थिति है इसमें फर्क पड़ गया कि शनि स्थान का रक्षण करता है जन्म राशि चक्र में, परंतु जब वो गोचर में आता है तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर सकता है। और गुरु जन्म राशि चक्र में स्थान को कुछ न कुछ क्षति पहुंचाएगा। शुभ ग्रह तो शुभ दृष्टि से पहुंचाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता, पर देता है। परंतु गोचर में वो सब जगह मदद करता है। दृष्टियों का तो असर एक ही है। अब फिर ये शक्तिशाली और अशक्तिशाली का जो है तो वही शनि जो है वो यदि ये तो सच है कि जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो उस स्थान को वो तकलीफ नहीं देगा। लग्न में समझो शनि है और तुला लग्न में है, जैसा कि मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी के राशि चक्र में और कई लोगों के हैं, क्योंकि वो राजपद देता है ऐसा कहते हैं, राजा करता है, राज्य का या गांव का या प्रांत का प्रधान करता है ऐसा कहा गया है, मुख्य करता है, राजा करता है। ये तो बराबर है, परंतु वो तृतीय भाव पे अपनी क्रूर दृष्टि डालता है, सप्तम भाव पे डालता है, दशम भाव पे डालता है। शक्तिशाली है, लग्न में है, वो फायदा तो जरूर देगा। इन तीनों चीज़ों में कुछ न कुछ तकलीफ देगा। दसम भाव घुटनों का है, आपको मालूम है, तो घुटनों की तकलीफ दे सकता है। सप्तम भाव पत्नी का है या फिर प्रवास का है, प्रवास करे तो अच्छा है, पत्नी से संबंध कभी कभी गड़बड़ हो सकते हैं। और तृतीय भाव में बंधुओं से तो इतना संबंध अच्छा नहीं रहेगा, परंतु पराक्रमी होगा, ये हम समझ सकते हैं। लग्न में क्या करेगा? हमने कहा है कि वो उस स्थान का रक्षण करता है, फिर भी वो है तो शनि। तो जब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो मस्तिष्क की कुछ बीमारी दे सकता है। शनि का संबंध हमारा जो उसको हम नर्व्स बोल सकते हैं, हमारे मस्तिष्क की जो बहुत बारीक वाहिनियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, उसमें बुध और शनि का प्रभाव रहता है। बुध तो कोई चीज़ समझना आसान कर देता है, पर शनि का भी उसमें प्रभाव है। शनि कई बार वात रोग देता है। लग्न में बैठने पे हो सकता है कि जब उसकी उम्र हो जाएगी, क्योंकि शनि ये वृद्ध ग्रह है, तो उस वक्त वो मस्तिष्क से संबंधित कुछ न कुछ बीमारी दे सकता है। उसमें इसको मारेगा नहीं, वो दुख का कारक है, वो तकलीफ देगा। हो सकता है भूलने की बीमारी हो जाए, है ना, या जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, वात रोग हो जाए, ऐसे होने की संभावना है, क्योंकि इनकी जड़ जो है वो दिमाग में है। घुटनों का दर्द होना ये अलग है, उसको आर्थराइटिस कहा जाता है, वो भी होगा अपने अपने उम्र में। तो ये जो बोला था कि रक्षण करते हैं क्षति वजह, ये भी उन ग्रहों के उस वय में वो क्या कर सकते हैं इसका अंदाज लेते हुए हमें इसका बयान करना है। फिर आता है बाल्यावस्था, मृतावस्था। मैं उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा हूँ जहाँ हम कुछ संभ्रम की स्थिति में पड़ते हैं। बाल्यावस्था, मृतावस्था आदि की बात करते हैं, और बाल्यावस्था में तो ग्रह काम नहीं करता और मृतावस्था में तो गया है, ऐसा हम समझते हैं। परंतु आपको अधिकतर ग्रहों के अत्युच्च जो अंश है वो बाल्यावस्था या मृतावस्था में मिलेंगे। इसको भी आपको सोचना पड़ेगा, इसे न सोच के नहीं चलेगा। इसी प्रकार से यदि चर राशि में वो ग्रह स्थित है तो बाल्यावस्था में तो वो वर्गोत्तम रहेगा, और यदि वो द्विस्वभाव राशि में है
तो वो मृतावस्था में वर्गोत्तम रहेगा। वर्गोत्तम ग्रह की तो तारीफ इतनी की गई है कि भाई वर्गोत्तम ग्रह यानी ये करीबन उच्च के बस एक ही सीढ़ी नीचे, इस प्रकार से माना गया है। इसे हमें सोचना पड़ेगा। ये बाल्यावस्था मृतावस्था का संबंध कभी उनके ग्रहों के नैसर्गिक वय से तो नहीं है, उम्र से तो नहीं है, इसका भी विचार करना चाहिए। शांत विचार करके कभी बोलो, वरना हम क्या करते हैं कि जैसा अब इंजीनियरिंग में जैसे ना पाई आर स्क्वायर का मतलब है, वो एक फार्मूला हमने दिमाग में ले लिया और उसका बस प्रयोग सीधा करना चालू किया, तो वो हर जगह नहीं लागू पड़ता है ना। तो क्योंकि यदि वो आकृति गोल नहीं होगी तो इससे उसका आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इसे मैं जानबूझ के विस्तार से इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं इस श्रृंखला का आखिरी का संभाषण करना चाहता हूँ। राशि चक्र के विश्लेषण के मार्ग का आखिरी पड़ाव है। तो इसे हम यदि समझ लें, या अस्त हो जाता है ग्रह, तो अस्त हो जाता है तो क्या ग्रह का प्रभाव पूरा खत्म होता है। बुध अस्त होगा, क्योंकि बुध काफी बार अस्त इसलिए होगा कि वो सूर्य के नजदीक ही रहता है, आगे पीछे रहता है। तो बुध ये कोई भी चीज जल्दी समझने का, जिसे ग्रास्प कहते हैं, इसका अधिपति है। तो क्या बुध का अस्त होगा तो ये इसे कुछ भी नहीं समझेगा। ये जिसे अंग्रेजी में इम्बेसाइल होते हैं, इम्बेसाइल रहेगा ये, ऐसा तो हो नहीं सकता। भूख लगेगी तो रोना पड़ता है, ये अकल हर बच्चे को मिलती है, वो अस्त का रहे या उदय का रहे, इसे भी हमें ध्यान करना है। अस्त होगा तो क्या होगा, हाँ एक अंश के अंदर होगा तो उसकी क्षति काफ़ी होगी, उसको बहुत ज़्यादा वो उसे हम क्या कहते हैं क्षीण माना जाएगा। परंतु दो अंश 4 अंश दूर जैसा सूर्य से जाने लगा तो वो उतना आप मानते हो इतना। कई बार कुछ ग्रह तो अस्त होना अच्छा भी रहता है, यदि वो ऐसी स्थिति में बैठ गए कि जहाँ रहने से और शक्तिशाली होने से वो तकलीफ देंगे, तो हो सकता है कि उनका अस्त होना अच्छा। इसलिए इसको अच्छा बुरा ये जो हमारे दिमाग से हम शुभ पाप ये इसको निकालने की कोशिश कीजिए। ग्रह सभी वंदनीय है, और अस्त हुआ का मतलब वो खत्म हो गया ये नहीं होता, इसे आप समझिए। इसलिए कई बार तो बोलते हैं लोग कि शुक्र और शनि अस्त भी होंगे तो उसके अस्त के प्रभाव आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ये सच है। हाँ, परंतु यदि वो एक ही अंश में होंगे तो ये क्या हो गया, ये गृह युद्ध के समान हो गए। ग्रह युद्धों में 2 ग्रह चंद्र और सूर्य छोड़ के यदि एक दूसरे से एक अंश के अंदर आ गए तो एक ग्रह की छाया, एक की प्रभा ये क्षीण हो जाती है। क्षीण प्रभा होने पे उसे हारा हुआ युद्ध में माना जाता है, इसका मतलब उसका प्रभाव कम हो जाता है, ये जरूर है। परंतु हमें ये भी देखना है कि देखिए चंद्रमा अमावस्या के दिन तो अस्त परिस्थिति में ही रहता है, परंतु अमावस्या के जिनका चंद्र है तो क्या उनको दिमाग नहीं रहता, उनको मन नहीं रहता है। उल्टा उनका मन, ऐसा तो हम बोलते हैं कि पक्ष बल में वो क्षीण हो गया है, अति क्षीण हो गया है। परंतु आप देखेंगे कोई भी आपदा आने के बाद में अमावस्या में जन्मे लोग उसको आसानी से सहन कर लेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं, मन विचलित नहीं होगा, ऐसा नहीं। पर ये विचलन पे वो अपना प्रभुत्व दिखा सकते हैं। साधारणतः कृष्णाष्टमी के बाद में फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, तो वहाँ से आपको ये ख्याल में आएगा। और पूर्णिमा के जो होंगे ये बहुत थोड़ी भी तकलीफ हो जाएगी ना तो ये जिसे हम अंग्रेजी में इमोशनल बोलते हैं, ये भावुक हो जाएंगे। क्रूर होगा तो भी वो भावुक हो जाएगा। तो वहाँ तो पक्ष बल में समर्थ है चंद्र, हाँ तो वो समर्थ है तो बाकी ग्रहों को शक्ति देता है ना। जैसा वो पानी का ग्रह उसको कहा गया है ना, तो वो पानी के समान ही है। जब पानी पूरा भरा रहता है, पक्ष बल से परिपूर्ण रहता है, तो ये पानी छलक जाता है। वो मन का कारक है, मन भी छलक जाता है। जो मानसिक रोगी भी रहते हैं वो पूर्णिमा के दिन वो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए बाद में राशि चक्र का शांततापूर्वक जो भी हमने सीखे हैं, इस नींव को न भूलिए। ये शुरू के जो ऐसा कई बार लगता होगा कि मैं बहुत ही प्राथमिक स्तर के संभाषण दे, हाँ मैं जानबूझ के वो कर रहा हूँ, क्योंकि प्राथमिक स्तर ही भूला जाता है। किसी भी मकान के सुदृढ़ होने की जो स्थिति है और अनंत काल सुदृढ़ रहने की जो स्थिति है, ये उसकी नींव कितनी मजबूत है उस पर आधारित है। आप में से जिन्होंने वास्तुशास्त्र का कुछ थोड़ा अध्ययन किया होगा वो समझेंगे कि उसकी घनता कितनी है वो देखना पड़ता है।
वहाँ से वास्तु की शुरुआत होती है। ये ज्ञान की जो वास्तु है इसकी भी शुरुआत उसके नींव से होती है, और यही बहुत पक्की होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मैं ये जो प्रयत्न कर रहा हूँ इसी हेतु से कर रहा हूँ कि मुझे जो लगता है वो मैं बोलते जाता हूँ। मैं हमारे जो क्लासिक्स जिसे बोले जाते हैं, प्रामाणिक ग्रंथ जिसे बोले जाते हैं, उसमें ये सब दिया हुआ है। इन भाषाओं में नहीं दिया हुआ, उन्होंने संक्षिप्त भाषा में दिया, संस्कृत है और वो सब याद रखना पड़ता था। तो नैसर्गिक श्लोक जो है वो छोटे रहते हैं और एक शब्द में वो अनेक चीज़ें बताते हैं। मैं उनको जिस ढंग से समझता हूँ वही मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो अब वक्त भी बहुत हो गया, 25 मिनट मैं बोल गया, तो मेरे तो 20 मिनट मैंने जो अपनी सीमा रखी है उसका उल्लंघन कर दिया है, तो उसका तो मुझे आप क्षमा करेंगे और आपके अभिप्राय बताते रहिए। इसके बाद में हम एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में रहने से क्या संभावित परिणाम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में संभाषण करेंगे। उसमें ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक ही भाव का अधिपति दूसरे भाव में रहने का ही केवल प्रभाव बताया जा रहा है, बाकी भी ग्रह उस पर अलग अलग अपने प्रभाव डालेंगे, इसे समझ लीजिए। वरना फिर लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे इसमें तो कुछ अलग हो रहा था, बाकी भी ग्रह कुछ न कुछ करते होंगे वहाँ पर। इसे ध्यान से समझिए और इसी अर्थ में इसे ग्रहण कीजिए। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे जो समझता है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने अभी तक इतना स्नेह रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। शुभ रजनी।